ताजमहल 400 साल पहले बनाया हुआ इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त मास्टरपीस है जो आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। इसकी टेक्नोलॉजी को देखने के बाद साइंटिस्ट आज भी ऐसा मानते हैं कि शायद ही आज फिर से ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सके। जितना अट्रैक्टिव ताजमहल देखने में लगता है उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव इसकी इंजीनियरिंग है और शायद इसी वजह से यह आज दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल है। इस वीडियो में हम ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बेहतरीन इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और इसका साइट सिलेक्शन भी एक बहुत ही टेक्निकल डिसीजन था। यदि आप इस्लामिक आर्किटेक्चर को देखते हो तो ये मोस्टली गार्डन के सेंटर में बने हुए हैं, लेकिन ताजमहल की हम सैटेलाइट इमेज देखें तो यह गार्डन के सेंटर में नहीं बल्कि गार्डन के नॉर्थ में बना हुआ है। तो क्या यह एक मिस्टेक थी इस्लामिक आर्किटेक्चर की या एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग? यदि इन सैटेलाइट इमेज को थोड़ा ऊपर से देखें तो यहाँ पर भी आपको एक परफेक्ट सिमेट्री दिखाई देगी। ताजमहल के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक और सेम टू सेम ऐसा ही गार्डन बना हुआ है जिसका नाम है मेहता बाग गार्डन, जो सेम साइज और सेम स्क्वायर में है। और आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से हमें पता चला कि उस टाइम के इंजीनियर्स ने नदी और इस गार्डन को भी इसी ताजमहल का ही पार्ट बनाया है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ताजमहल गार्डन के एकदम सेंटर में बना हुआ है। और ताजमहल को मेहता बाग गार्डन से देखा जाए तो यहाँ से भी यह एक शानदार लुक देता है। इसके साथ नदी से यदि आप ताज को देखोगे तो नदी में ताज का शानदार रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो असल में इंजीनियर्स के दिमाग में ब्रिलियंट विजुअल्स थे ताजमहल को लेकर कि यह बनने के बाद में कौन सी साइड से कैसा दिखेगा। ताजमहल का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि अर्थक्वेक, फ्लड्स और भारी बारिश की सिचुएशन में भी यह शान से खड़ा रह सकता है। ताजमहल के फाउंडेशन का आइडिया मिलिट्री फाउंडेशन और सिविल इंजीनियरिंग से लिया गया है जो इनडिस्ट्रक्टेबल है। नदी के आसपास के एरिया में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करना बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि एक तो पानी की वजह से मिट्टी का कटाव होता रहता है और ऊपर से फिसलन भरी मिट्टी जो किसी भी फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना एक ऐसा फाउंडेशन बनाया जाए जो पानी की वजह से कमजोर ना हो बल्कि मजबूत होता जाए। तो इंजीनियर ने सबसे पहले चैलेंज लिया कि जमीन को तब तक खुदाई की जाए जब तक मजबूत मिट्टी या स्ट्रॉन्ग रॉक ना आ जाए। जिस तरीके से आज के टाइम में हम बिल्डिंग बनाने से पहले स्ट्रॉन्ग बीम बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से ताजमहल के फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग बीम्स के लिए कुएं खुदाए गए और कुओं को तब तक खोदा गया जब तक कि स्ट्रॉन्ग रॉक की मोटी लेयर ना मिल जाए। और लगभग 15 से 20 मीटर की खुदाई के बाद सेवरल मीटर मोटाई वाली रॉक की लेयर मिली। 1632 में जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तक सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इंजीनियर्स को एक ऐसे मोर्टार की जरूरत थी जो स्ट्रॉन्ग भी हो और पानी के साथ में मजबूती से टिका रहे। तो उस टाइम तक एज ए मोर्टार लाइम ही था जिसको चूना बोला जाता है। और आज भी बहुत सारे लोगों की चॉइस सीमेंट की जगह चूना ही होता है। कुआं बनाने के लिए सबसे पहले राउंड शेप में वॉल बनाई गई और फिर इसमें वुडन पाइलिंग की लेयर सेट की गई और सेंटर में एक लकड़ी की शाफ्ट सेट की गई और फिर चारों तरफ छोटे छोटे पत्थरों को भी भरा गया और साथ में चूना को भी भरा गया। फिर एक और वुडन पाइलिंग सेट की गई और फिर से लाइम और पत्थरों को साथ में भरा गया। इन छोटे छोटे पत्थरों को मलबा भी बोलते हैं। इस तरीके से 100 से भी ज्यादा कुएं बनाकर एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया गया जिस पर ताजमहल को बनाया गया। अरे यह क्या हुआ? यदि इस टाइप का फाउंडेशन हमने बनाया होता तो कुछ ही टाइम बाद में ताजमहल गिर जाएगा। और यह विजन आज से 400 साल पहले इंजीनियर्स के पास में था, क्योंकि जो लाइमस्टोन मुगल बादशाह शाहजहां के इंजीनियर्स ने यूज में लिया था उसको जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से चेक किया गया तो काफी शॉकिंग रिजल्ट निकल कर आए। लाइमस्टोन में बहुत सारे स्मॉल ग्रेन्स, प्लांट डेब्रीज पाए गए जिनमें मोस्टली शुगर, काली मिर्च, चने का आटा और कुछ लोकल फ्रूट्स और ट्री रेजिन्स जिसको पेड़ से निकलने वाला गोंद भी बोला जाता है, जो आई थिंक आपने ट्रीज पे चिपका हुआ देखा होगा। इन सब को चूने के साथ में मिलाकर फिर वेल में मलबे के साथ में भरा गया और कुएं से एक शाफ्ट को बाहर निकाला गया और इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ कुओं से एक स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर बनाया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन वेल के अंदर लकड़ी एक मेन कंपोनेंट है और रिवर के पानी की वजह से यह जो वेल है उनके चारों तरफ पानी भरा रहता है और यह पानी एक ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और वेल में लगी हुई लकड़ी पानी में हमेशा भीगी हुई रहती है और लकड़ी पानी में ज्यादा मजबूती से रह सकती है जब तक उसको ऑक्सीजन ना मिले। तो यहाँ पर ताजमहल का फाउंडेशन यमुना नदी के पानी से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन आज के टाइम में इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि यमुना नदी का पानी सूख रहा है, जिसकी वजह से लकड़ी धीरे धीरे सूखने लगेगी जो फाउंडेशन में इनस्टेबिलिटीज क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर फाउंडेशन की रेगुलर वॉचिंग रखी जाती है। यमुना रिवर के आसपास के एरिया में भी यदि आप घूमने जाते हो तो आपको वहां पर ऐसे कुएं बने हुए दिख जाएंगे जो शायद मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए थे।
कुएं के ऊपर जो शाफ्ट है इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रिक्स का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया गया, जो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट से कनेक्ट होते हुए एक आर्च बनाती है। और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी आर्चेज और टनल्स बनाए जाते हैं। ताजमहल की बिल्डिंग का वेट 25,000 टन तक है, जो पर स्क्वायर मीटर में 25 टन का प्रेशर डालता है। तो इतने हेवी वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। वेल को सपोर्ट करने के लिए लाइम का फिर से एक बेड बनाया गया और इसी तरीके से मलबे का एक और फाउंडेशन तैयार किया गया इन आर्चेज के अराउंड। इस तरीके से ताजमहल का मजबूत फाउंडेशन बनके तैयार हुआ, जिसके ऊपर फिर से ब्रिक्स की एक और लेयर बनाई गई और इस लेयर के ऊपर ताजमहल की मेन बिल्डिंग का बेस बनाया गया, जो लगभग 7 मीटर की हाइट का है। अब यहाँ से ताजमहल की मेन बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है, जो वाकई में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत इन्वेंशन है।